नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस ने 4 सीटें जीती, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 4, डीएमके और आम आदमी पार्टी ने एक सीट और साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। इन उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कांग्रेस की उम्मीदवार कमलेश ठाकुर की जीत हुई। कमलेश ने बीजेपी के होशियार सिंह को 32,000 से ज्यादा वोट से हराया, लेकिन सुक्खू को उनके गृह जिले हमीरपुर में बीजेपी ने झटका दिया। इस सीट पर बीजेपी के आशीष कुमार शर्मा करीब 1500 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। वहीं हिमाचल की नालागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा जीत गए हैं। इसको साथ आपको बता दें कि कहां पर किस प्रत्याशी की जीत हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अमरवाड़ा सीट पर भाजपा जीती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटें जीती हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को झटका लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। बिहार में स्वतंत्र उम्मीदवार आगे यानी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। हिमाचल ने 1 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस को जीत मिली और तमिलनाडु में डीएमके। तो ये वो 7 राज्य की 13 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव हुए, जहां पर एनडीए को बड़ा झटका लगा है, जिस पर अब मंथन में आज खास चर्चा करेंगे कि आखिर अब क्या कुछ एनडीए में मंथन देखने को मिलता है और किस तरह से इंडिया गठबंधन तो जो है वो खुशियां मनाती नजर आ ही रही है। और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। नवीन पिरशाली भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है। शीशपाल बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है। जाहिद हुसैन टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद जी, बहुत स्वागत है। रमाकांत पटेल आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। विकास तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ महेश सैनी स्टेट ब्यूरो हेड उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। महेश जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दोनों ही सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई हैं। कैसे इसको आप देख रहे हैं? क्या कुछ राजनीति वहां पर देखने को मिल रही है? इसका मैं बता दूं कि उत्तराखंड की जो दोनों सीट चुनाव हुए हैं, ये दोनों सीट पर पहले तो कांग्रेस, एक पर कांग्रेस तो एक पर बहुजन समाज पार्टी का यहाँ उम्मीदवार थे। तो एक सीट जो मंगलोर सीट है वो बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं शरबत करीम अंसारी, उनके मृत्यु के बाद ये खाली हुई थी। तो दूसरी सीट बद्रीनाथ, जो राजेंद्र भंडारी जी थे, वो लोकसभा से पहले वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी चले गए थे। तो ये दोनों सीटें ही जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, लेकिन चूंकि स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका इम्पैक्ट पूरा देखने को मिला कि हर सीट पर सभी मंत्री और संगठन पूरा लगाया गया था, लेकिन जीत दर्ज नहीं हुई है। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पार्टी में नेता तो बदले, लेकिन पार्टी के नेता के साथ में उनका वोट बैंक नहीं गया है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि मंगलोर जो विधानसभा है वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां से नहीं जीती है, लेकिन वहां से बाहरी प्रत्याशी जो हरियाणा उत्तर प्रदेश में कभी मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, उन्हें पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया था। तो उसको लेकर के यहाँ उनकी भी जो चर्चा है वो उस तरीके से नहीं ली है जनता ने। ठीक है महेश जी, यहाँ पर जिस तरह से हम अगर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें उत्तराखंड में थी, लेकिन कांग्रेस ने बाजी मारकर बीजेपी को झटका दिया है। और देखिए, सिर्फ बीजेपी को झटका नहीं, यहाँ पर गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें गई हैं। एनडीए के पास 2 सीटें गई हैं। एनडीए को बड़ा झटका यहाँ पर उपचुनाव में लगता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता जाहिद हुसैन भी जुड़े हुए हैं। जाहिद जी, आपके पास में सीधा आते हुए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो टीएमसी ने 4 सीटें जीती हैं। किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं? भाजपा को 4 सीटों पर मात मिली है। भाजपा से लोग रूठ गए। भाजपा अब धीरे धीरे देश से जा रहे हैं, उनको विदाई का वक्त आ गया है। भाजपा कुछ नहीं है। जिस 4 सीट में 2 सीट उन लोगों का था, 2 सीट हम लोगों का था, और चारों हम लोग जीत लिए, तो उनका क्या रह गया? क्या रह गया उनका? 10 सीट, 13 सीट में 10 सीट इंडिया जीता। एक सीट
निर्दलीय जीता है, 2 सीट भाजपा जीती है। इससे क्या पता चलता है? इस देश में पता क्या चलता है लोगों को? देश ऐसे नहीं चलता है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग प्यार करेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई लोग नहीं प्यार करेंगे। ठीक है, यही वक्त है, अब आ रहा, धीरे धीरे वक्त आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बहुत धीरे धीरे वक्त आ रहा है, जाएगा वक्त। ठीक है जाहिर जी, अब देखिए आपने यहाँ पर ये कह तो दिया कि वक्त आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी के ऊपर तमाम आरोप भी पश्चिम बंगाल में लगते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि विधायकों को अपनी ओर किया जा रहा है, और विधायक अगर उनकी ओर नहीं जाते हैं टीएमसी की ओर, तो फिर मारपीट की जाती है। और देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो लगातार वहां से हमने हिंसा आती हुई देखी कुछ है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत सारे कांग्रेस के, आम आदमी के प्रवक्ता बैठे हुए, उन लोग से पूछ ली, ऐसा कुछ भी खबर नहीं है। ये मन गलत कहानी है। कोई नहीं मारपीट, आज तक हुआ ही नहीं मारपीट, अभी तक तो नहीं हुआ है। बना बना के इन लोग को बोलने का आदत है, तो बोलते रहे। ठीक है, हम लोग अपना जाहिर जी आप यहाँ पर इनकार तो कर रहे हैं। फिलहाल जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उस पर मेरी डिबेट है, इसलिए मैं अन्य मुद्दों पर नहीं जाऊंगी, लेकिन आगे इस पर आपसे प्रश्न जरूर लेंगे, क्योंकि जो आपने कहा है कि कोई मारपीट नहीं, कोई हिंसा नहीं हुआ है, तो उस पर आपसे लूंगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नवीन पिरसाड़ी जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, शुरुआत क्योंकि मैं आप ही से करना चाह रही थी और सही समय पर आप आ भी गए हैं, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर आपका। नवीन जी, सबसे पहले मैं इसी पर प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें, एनडीए के पास 2 सीटें, ये जनादेश जो आया है क्या संदेश दे रहा है? देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए और जहाँ जहाँ जो सरकारें थी, अगर बंगाल की बात करें तो टीएमसी वहां पर थी, उनको फायदा हुआ। तो ऐसा अलग अलग जो सरकारें जगह जगह पर है, उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट उनके जीते हैं। और इसमें मैं नहीं समझता कि 12 सीटों से पूरे देश के रुझान का पता चल पाएगा। लेकिन जहाँ से बात करें पिछले बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को देश की देवतुल्य जनता का समर्थन मिला है, और अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बढ़ाई है। पिछली बार भी उड़ीसा में हमारी सरकार पहली बार बनी है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये उपचुनाव कोई ऐसा एक उदाहरण नहीं है कि इससे पूरा तय हुआ। और देश की जनता है, जनता जनार्दन है, कभी कभी वो अपना मत जिस प्रकार से मतादेश देती है तो उसका पालन भी करना पड़ता है, उसको शिरोधार्य करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मैंडेट को शिरोधार्य करती है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष खुश हो रहा है, खुशी की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि सारे जो गठबंधन है वो एक होकर भाजपा को हराने के जुगत में है, लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है। यहाँ पर नवीन जी, जिस तरह से आप बता रहे कि जनादेश है, जनादेश को आपने स्वीकार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल में और उत्तराखंड में जहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, पहले जो 2 सीट पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें वो बीजेपी के पास थी, वो इस बार वापस टीएमसी के पास चली गई। इससे क्या कुछ संदेश मिलता नजर आ रहा है? जनादेश सर आंखों पर है, ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ क्या कारण रहा, ये जो सीटें छूट गई हैं, क्या कारण इसके पीछे का रहा है? कारण ये है कि अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 2 सीटें थी, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट। तो पहले भाजपा के पास नहीं थी, पहले कांग्रेस के पास थी 1 सीट और दूसरी सीट बीएसपी के पास थी। लेकिन इस बार के उपचुनाव की अगर बात करें तो मनोज जैसी सीट पर, जहां पर एक इतिहास बना है कि बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हारी है, पहली बार हुआ है उत्तराखंड बनने के बाद, बहुत न्यूनतम मार्जिन से वहां पर हम हारे हैं और हमारा वोट बैंक बड़ा है। और ऐसी बद्रीनाथ में बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो ये बहुत बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हुई है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने टक्कर दी। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड तो ठीक है। अब टीएमसी की बंगाल की बात करें तो बंगाल में 2 सीटें हमसे खिसकी हैं, लेकिन और चुनाव अभी बाकी हैं, उनमें और भी जनादेश आएगा। और देश की जनता को ये भरोसा है कि जो विकसित भारत का एजेंडा लेकर आगे प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस आगे चल रही है, वही एजेंडा है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है और देश को आगे बढ़ा सकता है। तो जनता आगे जाना चाहती है। ठीक है नवीन जी, एक सीट और बिहार की मैं आपसे एक राज्य की और बात करना चाहूंगी। देखिए बिहार में जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है रुपाला सीट पर, वहां पर आप किस तरह से स्थितियां देख रहे हैं? क्योंकि बिहार में अब नजदीक ही है, विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और ऐसे में अब जो स्थितियां नजर आ रही है, परिस्थितियां नजर आ रही है, क्या आपको यहाँ पर बिहार का जनादेश क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? बिहार की जनता ने निर्दलीय को जिताया है, जिससे साफ संदेश होता है कि वहाँ की जनता अन्य पार्टियों से खुश नहीं है। ये तो साफ जनादेश में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले विधानसभा में एक बड़े परिवर्तन की तैयारी में बिहार लगा है।
और मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से है, और जो अगला चुनाव होगा तो अच्छा उसका सकारात्मक परिणाम आएगा, और बिहार के रिजल्ट इस बार विधानसभा के चुनाव में चौंकाने वाले आएंगे। ठीक है नवीन जी, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए हैं। शीशपाल जी, आपके पास सीधा आते हुए किस तरह से इसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। शीशपाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। हाँ रितिका जी, बोलिए। आज जो 7 राज्यों का जनादेश है जिसमें 13 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ है, तो देश की जनता ने साफ संदेश दिया है कि झूठ और जुमले की राजनीति अब नहीं चलेगी, और भाजपा ने जो भय और भ्रम का मायाजाल बुना था वो ध्वस्त हो रहा है, टूट रहा है। और जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बल पर विपक्षी दलों में तोड़फोड़ की जा रही थी, डराने धमकाने की राजनीति चल रही थी, वो भी अब नहीं चलेगी। क्योंकि उत्तराखंड के अगर बद्रीनाथ सीट की बात हम ऋषिका जी करें तो यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस से तोड़ करके ले गए थे, पूर्व में मंत्री थे, लेकिन भाजपा जो दावा कर रही थी कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, आप देखिए कि भाजपा के सारे मंसूबे ध्वस्त हुए और कांग्रेस पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से जीती। और मंगलौर में जहां भाजपा हरियाणा के फरीदाबाद से धनबली को लेकर के आई थी और सत्ता का नंगा नाच वहां मतदान वाले दिन हुआ, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, फायरिंग हुई, लहूलुहान किया गया, उसके बाद भी भाजपा नहीं जीती और कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती। तो सीधा जनादेश है। बद्रीनाथ जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और बद्रीनाथ की जनता ने छोटा मोटा जनादेश नहीं किया है, सीधा सीधा संकेत किया है कि अहंकार छोड़िए, क्योंकि केंद्र में सत्ता में आने के बाद भी भाजपा अहंकार की राजनीति कर रही है। और महंगाई देखिए आप, तो आप लगातार जो जनहित के मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं, अहंकार के उस पर रथ पर सवार है, तो आप अगर ऐसे ही राजनीति करेंगे तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत जो है कष्टप्रद होने वाले। ठीक है शीशपाल जी, नवीन जी इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगी। वो ये कह रहे हैं कि ये जो जनादेश आया है कहीं ना कहीं बीजेपी के अहंकार को तोड़ता हुआ दिखाई दिया, और देखिए आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं इसका असर उन राज्यों पे पड़ सकता है। ठीक है रितिका जी, बात उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इतिहास रचा था पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरा मौका देकर। उससे पहले यहाँ पर सरकारें आती थी, जाती थी, अदल बदल की आती थी, लेकिन इस बार जो एक स्थायी सरकार देने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए उत्तराखंड में विकास कार्य कर रही है, लगातार प्रदेश के विकास कार्य आगे जा रहे हैं। और जहां तक बात है 2 सीटों की, तो 2 सीटें मैंने कहा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं थे, लेकिन इस बार जब उपचुनाव हुआ तो इसमें यहाँ पर बढ़त मिली है भारतीय जनता पार्टी को। तो एक 2 सीटों पर कहीं जीत मिलती है विपक्ष को, कांग्रेस को, उससे ये नहीं माना जा सकता है कि पूरा प्रदेश मतलब कांग्रेस के समर्थन में है या फिर कहीं से कोई संदेश आ रहा है। कोई संदेश नहीं है। प्रदेश की जनता विपक्ष में भी चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की बहुत कम विधायक उत्तराखंड में है। अगर उन्हें 1-2 दिए हैं तो वो चाहते हैं कि विपक्ष भी कुछ बोले, विपक्ष भी अपना काम करे, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। एक मृत विपक्ष की भूमिका यहाँ पर कांग्रेस की है, लेकिन हमारी सरकार जो जनहित की सरकार है वो लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है और उत्तराखंड की जनता संतुष्ट है सरकार के कार्य। ठीक है नवीन जी। रमाकांत जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है, क्या कहेंगे इस पर और कैसे उपचुनाव के नतीजों को देख रहे हैं सर? देखिए ऋषिका जी, एक बात तो स्पष्ट है और आम आदमी पार्टी को भगवान प्रदान है कि आम आदमी पार्टी छोड़ करके जो भी नेता गया है भाजपा में, आप देखिए कि वो कभी भी जीत नहीं पाया है। ये जो चुनाव हुआ है पंजाब अंदर कार्यकर्ताओं ने जिताया था, उसने भाजपा ज्वाइन कर ली और अब उसको जमानत बचाना मुश्किल हो गया, तो कार्यकर्ताओं ने ही जिताया और कार्यकर्ताओं ने, और यहाँ पार्टी छोड़ करके गए, मुख्यमंत्री बनने की लालच में गए, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो मैं तो ये जानता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी का है वो कहीं का नहीं रह गया है। और आपने कहा कि इस चुनाव के परिणाम को क्या देखते हैं, तो मैं जहां तक समझता हूं कि देश की जनता का मूड और माहौल क्या है वो इन 13 सीटों ने बतला दिया है, इस उपचुनाव ने बतला दिया है। जैसे चावल पका है कि नहीं पका है, हंडी से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं पका है, वैसे देश की जनता का मूड और माहौल क्या है ये 7 राज्यों में हुए उपचुनाव ने बतला दिया है कि देश की जनता चाहती है
कि असली मुद्दों पे चुनाव हो, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, अत्याचार, महिलाओं अत्याचार पे, किसानों पे, अग्निवीर जैसी योजनाओं पे, इन पे चुनाव हो। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। ठीक है रमाकांत जी, हमारे साथ विकास तिवारी भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और सर आपसे सातों ही जो राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इसका विश्लेषण चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, 10 सीटें उनके खाते में गई हैं, 2 एनडीए के पास, 1 निर्दलीय, तो इससे क्या कुछ संदेश मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए 4 जून को जो नतीजे आए थे वो, और अब उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो, कहीं ना कहीं विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की वजह से जो जनता है वो इस तरह से परिणाम जो है वो देती जा रही है। अब कि कहां पर किस पार्टी को रखना है, और जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं तो वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि कहां बीजेपी है, कहां इंडिया गठबंधन है। देखिए ऋषिका जी, बेसिकली क्या था, ये इंडिया गठबंधन एक रथ है, इसके 4 पोल हैं और चारों ही जो घोड़े बंधे हुए हैं अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। तो एक उत्तर खींच रहा है, एक पूर्व खींच रहा है, एक पश्चिम खींच रहा है, एक दक्षिण खींच रहा है, यानी कोई दिशा नहीं है किस दिशा में जा रहे हैं। इनकी विचारधारा अलग, इनका सूचना अलग, इनका हर काम अलग है। ये कहीं पे एक दूसरे को गाली देते हैं और कहीं पे जाके गले मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोई विचारधारा नहीं है। फिलहाल क्या है कि ये एक साथ आ गए, एक मोटिव है कि इन्हें हमें जो है मोदी के अगेंस्ट काम करना है, मतलब विचार एक विचार के अगेंस्ट ये सारे यूनाइट होते हैं। अब इसी में क्या हुआ है कि वहीं पे वो आप अगर ये अभी कह रहे थे ना, जैसे टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि निर्दलीय बहुत जगह जीते। सर निर्दलीय जीतने का मतलब है आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, आप इस लायक नहीं माना जनता ने। यदि जनता आपको इस लायक नहीं मानती कि आप जीत जाए, तो जहां जहां भी निर्दलीय जीते हैं इसका मतलब आपको भी रिजेक्ट कर दिया है, सिर्फ भाजपा को रिजेक्ट नहीं किया है। दूसरा, भाजपा का हारने का मुख्य कारण क्या है? कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना। अब आप लगाइए उत्तराखंड के अंदर 2 सीटें थी, दोनों जगह में एक जगह कांग्रेस को लाके दे दिया, यानी जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता था वो केवल दरी बिछाने के लिए था, पानी पिलाने के लिए था, आपने उनको मौका नहीं दिया। उसी तरीके से जो मंगलौर सीट का कोई बहुत बड़ा अजीब सा नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया फाइट की है भड़ाना जी ने। उसको अगर मैं उस हिसाब से लेके चलूं कि जो भड़ाना जी का था तो वो बाद में आए पैराशूट थे, तो कुछ ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड लेवल इतना दिखाई दी। सीट कभी भी किसी और दल के पास नहीं है। मंगलौर सीट का एक वो रहा है, अगर आपको लोकसभा चुनाव याद होगा, लोकसभा में 14 विधानसभाएं थी, 14 विधानसभा में भाजपा केवल 5 ही विधानसभा जीती थी। लेकिन ऋषिकेश विधानसभा, डोईवाला विधानसभा, हरिद्वार विधानसभा, रानीपुर विधानसभा में इतना क्लीन स्वीप दिया था कि वो कोई कवर नहीं कर पाए। मंगलौर में विधानसभा में नहीं जीते, खानपुर नहीं जीते, ग्रामीण नहीं जीते थे, रुड़की नहीं जीते, तो बहुत सारी विधानसभाओं में वो थे ही नहीं। तो ये तो प्री डिक्लेयर्ड था कि वहां वो जीते कोई बहुत बड़े, लेकिन 400 का या 600 का जो अंतर बताया गया है, ये तो बहुत बड़ा अंतर नहीं, बहुत मार्जिनल वोट है जो कि कवर अप हो सकता था, ठीक है। तो उसी तरीके से कहूं कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया भाजपा के। ठीक है विकास तिवारी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, थोड़ा उसको ठीक कीजिए। लेकिन देखिए जितना भी आपने कहा, यहाँ पर जो 7 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं उससे जनादेश अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जनादेश का जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार में होने हैं, आगे जाके 5 सीटें विधानसभा चुनाव होने हैं, और जो जनादेश अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए विपक्ष तो लगातार हमलावर है, लेकिन आपने शुरुआत में ठीक कहा कि जैसे आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो 4 दिशा के 4 कोने, एक यहाँ पर खींच रहा है, एक वहां पर खींच रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो परिस्थितियां हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बनती हुई देख रहे हैं, कई राज्यों में बनती हुई देख रहे हैं। 2 राज्यों में वो साथ में, 2 राज्यों में अलग लड़ रहे हैं, तो ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। लेकिन नवीन जी, सभी की बातों का अब आपको जवाब देना है। देखिए जहां तक पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है, पश्चिम बंगाल में 4 सीटें टीएमसी के खाते में, ये क्या कहता है? जो आरोप लगाए जा रहे थे हिंसा को लेकर, और देखिए जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आती है वो किसी से छिपी नहीं है। जाहिद जी ने जैसा कहा था कि कोई हिंसा नहीं है, झूठी खबरें फैलाई जा रही है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। पश्चिम बंगाल पे क्या कहेंगे और क्या कारण पश्चिम बंगाल में रहा है? देखिए ऋतिका जी, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो एक भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, जहां पर सरकार बिल्कुल दादागिरी पर उतरी है और अंदर एक भय का माहौल पूरा प्रदेश में है। तो उसमें निश्चित तौर पर जो सरकार, सत्ताधारी सरकार है, उसी की तरफ सारी मशीनरी काम कर रही है, सभी चीज इसमें हो रही है। तो पश्चिम बंगाल इस वक्त एक अलग राज्य बना हुआ आप देख रहे हैं वहाँ पर, और उसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, झगड़े फसाद हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लेकिन वो सरकारें उसको बाहर नहीं आने दे रही है। अंदर बहुत संतोष भी है, लेकिन जनता कहीं
कहीं डरी और सहमी जरूर है। तो टीएमसी को अगर सभी सीटें गई हैं तो मैं ये नहीं समझता कि टीएमसी की बहुत भारी जीत वहां पर हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति जरूर देखने लायक है और समझने लायक है कि वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको टीएमसी के प्रवक्ता भी नकार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस चीज की जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एजेंसी को नहीं जाने दिया जाता है, कोई यहाँ पर घटना होगी तो उसकी जांच केंद्र सरकार नहीं कर सकती या अन्य एजेंसियां नहीं कर सकती है। तो एक प्रकार से जो अलग कैटेगरी उसको रखने की कोशिश ममता दीदी कर रही है, तो उसको भी विचार करने की जरूरत है। ठीक है नवीन जी, जाहिर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और जो वो कह रहे हैं उनकी बातों का भी जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और टीएमसी को जो जीत मिली है उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता ने आपको सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं जनता डर के वोट कर रही है, ये कहना है। जनता क्यों डरेगी भाई? वो जो जाके विदर में वोट देगा और ईवीएम मशीन को दबाएगा, वहां पर कोई रहता है क्या पिस्तौल लेके खड़ा रहता है कि तृणमूल कांग्रेस को दीजिए? ये गलत अफवाह। इनको पहले बोलिए ना ईडी सीबीआई ब्रिज भूषण सिंह के पास भेजने के लिए, क्यों नहीं भेजा? इसलिए बीजेपी का सांसद था। गलत बात, गलत देश को अच्छा बात दीजिए, अच्छा संदेश दीजिए। गलत बात क्यों दे रहे हैं? कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी गलत बात क्यों कर रहे हैं? देश को अच्छा संदेश दीजिए। आप लोग ऐसा धर्माबाजी ठीक है जाहिद जी मेरा सवाल सुनिए ना। जाहिद जी, नवीन जी मैं आपके पास आऊंगी। जाहिद जी लेकिन देखिए सवाल यही था, आपने मुझे पहले भी कहा कि कोई हिंसा नहीं, ठीक है आपने ठीक कहा कि जनता क्यों डर कर वोट देगी, लेकिन सवाल मेरा यही था, देखिए पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है क्या वो किसी से छिपी हुई है, या जो भी हिंसा हो रही है महिलाओं के साथ जो भी कृत्य हो रहे हैं या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो मारपीट हो रही है उस पर क्या कहेंगे? आपको मैडम एक बात मेरा सुन लीजिए, आपको बोले थे हम संदेश खाली का मामला के लिए इसी चैनल पर बोले थे कि देखिए कुछ नहीं ऐसा रहने से तो वहाँ फतेहगढ़ वाला सीट हार जाता। 3.5 लाख वोट से कैसे जीत गया भाई? तब क्या डर से वोट दिया था? ठीक है ऐसा नहीं है। ये लोग गलत अफवाह फैलाते हैं, काम नहीं करते हैं, जनता का काम नहीं करते। हम लोग तो जनता के डोर टोर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। ठीक है जय जी, शीशपाल बिष्ट जी ठीक है जय जी, शीशपाल बिष्ट जी देखिए आप हाथ भी उठा रहे हैं और आपसे यही समझना चाहूंगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अब क्या कुछ गठबंधन देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं देखिए 2 राज्यों में स्थिति तो बेहद साफ है, 2 राज्यों में आप गठबंधन के साथ हैं, क्या कुछ अब देखिए इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट तो खुशियां तो मनाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन ने जीत ली है, लेकिन आने वाले विधानसभा जो चुनाव है राज्यों के उसमें क्या कुछ परिस्थितियां नजर आएंगी? कहां तक साथ रहेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का? देखिए ऋषिका, इंडिया गठबंधन की चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों में आपसी समझ है और कहाँ जो है नेतृत्व फाइट करनी है, कहाँ भाजपा के खिलाफ जो है एकजुट होकर के लड़ना, वो सब आपसी समझते हैं। भाजपा उसकी चिंता न करे और जिस तरीके से यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग भी भाजपा की हार का महिमा मंडन करने से नहीं चूक रहे हैं और उसको भी जो है उपलब्धि बता रहे हैं, तो ये भाजपा समर्थक या भाजपा के कैडर के लोग कह सकते हैं। लेकिन आज का जो जनादेश है वो साफ है और बंगाल में भी जो जनादेश मिला है वो वहां की प्रबुद्ध जनता ने जनादेश दिया और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो डर के जनादेश दिया, तो जहाँ भाजपा जीती तो इसका मतलब भाजपा के डर से लोग भाजपा को वोट दे रहे। कैसी बातें भाजपा के प्रवक्ता करते हैं, समझ से परे की बात है। और जनता जनार्दन ने भाजपा को जिताने का काम किया है। या अपना एहसान छोड़िए, 1 महीने का शासन आप नरेंद्र मोदी जी का देख लीजिए, अहंकार से भरे हुए हैं। ठीक है शीशपाल जी, जो है लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के सांसदों को लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे। ठीक है शीशपाल जी, नवीन जी ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बीच में मत बोलिए, आपके पास जबकि मैंने आपकी पूरी बात सुनी। चरम पे है, ठीक है, तो यही आपका अगर रवैया रहेगा तो निश्चित तौर पर आप बड़ी हार के लिए तैयार रहिए। ठीक है शीशपाल जी। रमाकांत पटेल जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं गठबंधन को लेकर, देखिए सवाल तो साफ तौर पर पहले से ही उठते चले आ रहे हैं। अभी विकास जी ने भी कहा कि गठबंधन के 4 कोने हैं, कोई इधर से खींच रहा है कोई उधर से खींच रहा है, जनता कैसे भरोसा करेगी इंडिया गठबंधन पर? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस तरीके की खींचातानी कर रहे और नरेंद्र मोदी का पसीना निकाल रहे, उस पर जवाब दे पहले। बोलिए रमाकांत जी। रमाकांत जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंतिम प्रतिक्रिया विकास तिवारी जी मैं आपसे लेना चाहूंगी
इस पूरे परिचर्चा को लेकर। देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि आपने पहले भी कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, अब विपक्ष ये आरोप तो लगाता है, देखिए बीजेपी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत की सरकार कुछ और थी, और अभी बैसाखी वाली सरकार, क्योंकि कहा जाता है 4 जून को जो जनादेश आया, उपचुनाव का जो जनादेश आया, क्या लग रहा है आपको आने वाले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है कितना असर पड़ेगा? और कहीं ना कहीं अब देखिए बीजेपी में मंथन तो चल ही रहा है, एनडीए में मंथन तो चल ही रहा है, लेकिन जो सीटें बीजेपी के हाथ से गई हैं, एनडीए के हाथ से गई हैं, उसके पीछे का एक बड़ा कारण क्या लग रहा है आपको? मैंने बताया ना, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके जो पैराशूट्स आए हैं उनको वरीयता देना आपको नुकसान दे रहा है। आप ग्राउंड लेवल पे नहीं है। अभी बंगाल में जो था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया, तो वहां मारपीट हो रही है, झगड़ा हुआ है, वो और कोई छुपाने वाली चीजें नहीं है, बहुत सारे विजुअल्स अवेलेबल है। मतलब आप इसे मना नहीं कर सकते। जहां पे जिसका बोलता है वहां पे उसने अपनी दाव खेला है। तो अगर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। अगर आप पैराशूट लेके आएंगे तो नुकसान उठाएंगे। दूसरा, अगर ये विचारधारा जो अभी आपकी चलती आ रही है, जैसे जो राहुल गांधी जी को ने जो हिंसक वाला बयान दिया, ये कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करने वाला है। उसको लेके बकायदा शंकराचार्य जी ने बोला कि मैं इसको ये नहीं मानता, आप बैल क्यों वोट नहीं करते हो, आप बैल के लिए बकायदा शंकराचार्य जी का बयान है। अभी जिस राम मंदिर के टाइम पे कांग्रेस अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी को हाईलाइट कर रही थी, बार बार कह रही थी कि सुनो, इनको सुनो, आज वो अभिमुक्तेश्वर जी ने कहा है कि उस बैल के ऊपर और उस शेर के स्तंभ के ऊपर, उसके ऊपर बयान नहीं आया किसी का। आप एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आपको तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये जो नतीजे आए इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का है ग्राउंड लेवल पर। देखिए कहीं ना कहीं हमने हरियाणा में भी ये चीजें देखी है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, और आने वाले समय में देखिए राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी को अब यहाँ पर संभलने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। 13 सीटों पर उपचुनाव, जहां पर इंडिया गठबंधन का दांव चला है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके नतीजे आ जाए एनडीए को बड़ा झटका लगा। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें, तो वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें, एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि जनादेश जो आया है इसने क्या संदेश दिया है, और आने वाले विधानसभा जो चुनाव है, जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। फिलहाल हमारे इसका कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।